सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म व्यायाम और आसन में क्या फर्क है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनरली यही होता है कि कई लोगों को आसन और सूक्ष्म व्यायाम दोनों को एक ही मान जाते हैं, है ना, जो कि उसमें थोड़ी सी भिन्नता है दोनों में, राइट? तो वो भी समझते हैं। चलो, सबसे पहले हम जानते हैं कि योगासन और व्यायाम में फर्क क्या है ना। योगासन प्रायः शारीरिक व्यायाम समझ लेने की लोग भूल करते हैं। ये व्यायाम नहीं है, बल्कि ऐसी विद्या है जो शरीर को ऐसी अवस्था में ले जाती है जहाँ शिथिलता, सजागता, एकाग्रता और ध्यान के द्वार खुलते हैं। किसमें? आसन के अभ्यास में। इस प्रक्रिया का एक भाग है नाड़ियों को, आंतरिक अवयवों को फैलाकर उनकी मालिश करना तथा उन्हें जीवंत बनाकर उन्हें स्वास्थ्य की प्राप्ति करना। किसका? आसन का। इसीलिए आसन व्यायाम का पूरक है। आसन व्यायाम का पूरक है। दोनों के भेद को समझने के पूर्व व्यायाम को ठीक से जान लेना आवश्यक है। व्यायाम शरीर पर हितकारी दबाव डालता है। इसके बिना पेशियों की क्षति हो जाती है और हड्डियां दुर्बल हो जाती है। किसके अभाव में? व्यायाम के अभाव में। फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। किसके अभाव में? व्यायाम के अभाव में। इंसुलिन के प्रति असंवेदनशीलता हो सकती है और अचानक सक्रिय होने की शारीरिक मांग की पूर्ति क्षमता समाप्त हो सकती है। इसीलिए हमें व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है आसन करने से पहले। तो आसन और व्यायाम जिस प्रकार शरीर की क्रिया विधियों को प्रभावित करते हैं, उनमें कई भिन्नता है। अब क्योंकि योगासन करने पर श्वसन और चयापचय धीमा हो जाता है तथा ऑक्सीजन की खपत एवं शारीरिक तापमान में गिरावट आती है। क्या करने से? योगासन करने से। योगासन करने से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाता है ना। जबकि व्यायाम उसे बढ़ाता है। व्यायाम से क्या होता है? आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ना। इसके अतिरिक्त आसनों की रचना इस प्रकार से की गई है कि ग्रंथियों तथा आंतरिक अवयवों पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है ना। आपकी जो अंदरूनी जो सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम है, आंतरिक जो अवयव है, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, किडनी, है ना, उसके ऊपर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र में विद्युत रासायनिक क्रिया में परिवर्तन लाता है। मतलब कि जो प्राण वहन करने वाली जो नाड़ियां होती है उसके ऊपर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अब गतिशील एवं स्थिर योगासन। गतिशील अभ्यासों में प्रायः शरीर शक्ति के साथ गतिशील रहता है ना। अब यहाँ पे उन्होंने ये बात बताई है कि कोई कोई आसन का अभ्यास आप गति के साथ करते हो, है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, और होल्डिंग के साथ करते हो तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में बताते हैं। तो गतिशील अभ्यासों में प्रायः शरीर शक्ति के साथ गतिशील रहता है। इनका उद्देश्य शरीर को लचीला बनाना, रक्त संचार की गति को तीव्र करना, मांसपेशी और जोड़ों में लोच लाना, प्राण प्रवाह के मार्ग में आए अवरोधों को हटाना, शरीर के विभिन्न भागों में रुके हुए रक्त में संचार लाना है। ये अभ्यास त्वचा और मांसपेशियों को पुष्ट करते हैं, फेफड़ों को शक्ति प्रदान करते हैं और पाचन एवं मल निष्कासन प्रणालियों की गति को बढ़ा देते हैं, है ना। तो प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए गत्यात्मक अभ्यास जो होता है वो आसन का हो या व्यायाम का हो, वो बड़ा लाभप्रद होता है। इसके अंतर्गत पवन मुक्तासन समूह की सीरीज, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, गत्यात्मक हलासन आदि गत्यात्मक
जो अभ्यास होते हैं वो काम के होते हैं। आप लोगों को पता है एक चीज के आसन के बारे में अभी हमें पढ़ना थोड़ा बाकी है, पर जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। आसन का अभ्यास है ना, दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आप उसे गति के साथ करो, है ना, जैसे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन हुआ, गत्यात्मक मेरुदंडासन हो गया, गत्यात्मक हलासन हो गया, फिर नौका संचालन, चक्की चालन हो गया। ये सारे क्या है, गत्यात्मक अभ्यास है। भुजंगासन, शशांक भुजंगासन का अभ्यास हो गया, भुजंग पर्वतासन का अभ्यास हो गया, सूर्य नमस्कार का अभ्यास होगा। पर सूर्य नमस्कार दो प्रकार से होगा फिर, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि योगासन का अभ्यास दो प्रकार से हो सकता है। या तो उसे आप गति के साथ कर सकते हो, या तो फिर आप होल्डिंग के साथ कर सकते हो। अब गति के साथ करोगे तो क्या होगा, और होल्डिंग के साथ करोगे तो क्या होगा। गति के साथ यदि आप अभ्यास करते हो तो आपके भीतर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और साथ साथ में क्या होगा, आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। परंतु यदि आप होल्डिंग के साथ अभ्यास करते हो, है ना, रुक के अभ्यास करते हो, तो क्या होता है, तो आपके शरीर के कनेक्टेड जो मसल्स जो होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। पर एक बात ना भूलें, अभ्यास करना है कंफर्टेबल वे में। हमें यदि अपने कोई मसल्स में स्ट्रेंथ बनानी है, फॉर एग्जांपल हामस्ट्रिंग मसल्स, जो अपने थाइस के पीछे के जो मसल्स होते हैं वो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, और आपको ये पता चला अभी कि भाई होल्डिंग के साथ करते हैं ना तो स्ट्रेंथ बढ़ती है उसकी, ठीक है। और आपने होल्डिंग करना शुरू कर दिया, नहीं होल्ड कर पाते हो फिर भी किया, ज्यादा किया और किया और किया, है ना, तो इससे फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान होगा, क्योंकि उससे ज्यादा ही उसको स्ट्रेच हो जाएगा, और फिर पूरे दिन तो क्या, उसको अच्छी खासी हानि भी हो सकती है। तो अभ्यास तो उतना ही करना है कंफर्टेबल वे में, परंतु एक अभ्यास होता है होल्डिंग के साथ, एक अभ्यास होता है गति के साथ, है ना। ये बात जरा ध्यान में लें। स्थिर आसन मध्यम और उच्च अभ्यासियों द्वारा किए जाते हैं, है ना। एक ये बात भी ध्यान में रखें, अमूमन अमूमन जो थेरेपेटिक वे में अभ्यास होता है वो, और जो बिगिनर प्रैक्टिस जो होती है वो दोनों गतिशील प्रैक्टिस होती है। मतलब के सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, फिर सूर्य नमस्कार का थोड़ा सा अभ्यास, है ना, और ये गत्यात्मक कुछ आसनों का अभ्यास, उन सबको मिला जुला के ये प्रैक्टिस होती है बिगिनर प्रैक्टिस में या थेरापेटिकल प्रैक्टिस में। और जब वो आगे बढ़ता है स्टूडेंट, जो कहते हैं ना इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल में वो जाता है, तो उसका होल्डिंग के साथ अभ्यास होना है, मतलब के आसन के अभ्यास में होल्ड करना है। समझे बात। अक्सर योग टीचर लोग यही गलती करते हैं कि ऐसी कोई थियरी यूज, मतलब कि ऐसी कोई विचार उनके मन में होते ही नहीं है, उनको ये पता भी नहीं होता है कि इस प्रकार से करना चाहिए और नहीं, है ना। सभी लोग ऐसे ही कुछ गति वाला अभ्यास करेंगे, कुछ होल्डिंग वाला अभ्यास करेंगे, सामने वाले की क्या कैपेसिटी है और वो क्या कर सकता है उसके बारे में सोचे बिना। तो ये बात जरा ध्यान में ले, है ना। ज्यादा होल्डिंग नहीं करवाते हैं बिगिनर प्रैक्टिस में या थेरेपी में भी, तो उनसे हानि हो सकती है। वो तो इंटरमीडिएट प्रैक्टिस और एडवांस प्रैक्टिस में ही होल्डिंग ज्यादा करवाते हैं। तो प्राणिक और मानसिक शरीरों पर इसका अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। ये शरीर में थोड़ी गति या बिना गति लाए भी किए जा सकते हैं, और शरीर कुछ मिनटों के लिए प्रायः एक ही स्थिति में रहता है। इनका उद्देश्य आंतरिक अंग, नाड़ी और मांसपेशियों की हल्की मालिश के साथ साथ संपूर्ण शरीर के स्नायुओं को विश्रांति प्रदान करता है। ये मुख्य रूप से मन को शांत रखने के लिए संबंधित है और अभ्यासी को ध्यान एवं उच्च अभ्यासों के लिए तैयार करता है। इनमें से कुछ आसन प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न करने में भी सहायक होते हैं। तो ये थोड़ा फर्क है, ये हमेशा के लिए ध्यान में रखें।
के व्यायाम मतलब के सूक्ष्म व्यायाम और आसन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, नंबर 1। दूसरा के थेरेपी और बिगिनर प्रैक्टिस वाले को किस प्रकार का अभ्यास करवाना चाहिए और इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वाले को किस प्रकार का अभ्यास ज्यादा करवाना चाहिए, ये बात जरा ध्यान में लेते हुए ही अभ्यास किसी को करवाना चाहिए, है ना। क्योंकि जिस प्रकार का आप अभ्यास करवा रहे हो उससे उस प्रकार के उनके शरीर में बदलाव आएगा, है ना। अब चाहिए कुछ और दोगे कुछ तो ऑफ कोर्स वो विद्यार्थी आपके पास जाने ही वाला है ना। तो उसे जो शरीर को चाहिए वो देना चाहिए और जो नहीं है अनुकूल वो उसे नहीं देना चाहिए। तो ये बात जरा ध्यान में ले। अब हम दूसरे एक टॉपिक के ऊपर जाते हैं जो हमने कल अभ्यास किया था, पवन मुक्तासन सीरीज 1। आज हम फर्स्ट सीरीज के ऊपर ही काम करेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चूंकि अभ्यास कर चुके हैं थोड़ी स्पीड में मैं जाऊंगा, है ना, क्योंकि जा सकते हैं। अब पवन मुक्तासन भाग 1 जो है वो वात निरोधक समूह है। वात निरोधक समूह मतलब के शरीर में यदि वायु बढ़ता है ना, तो क्या होता है, वो जिस अंग में रुक जाता है वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है। अक्सर अक्सर ये जॉइंट्स जो होते हैं ना वहां पे ये रह जाता है, तो वहां पे पेन होता है ना। तो यदि आपकी कमर कमजोर है तो वहां होगा, घुटने कमजोर है तो वहां होगा, है ना। आपकी एड़ी कमजोर है, एंकल कमजोर है तो वहां होगा, हाथों की उंगलियां कमजोर है तो वहां होगा, कलाई में हो सकता है, कहुनी में हो सकता है, जहां जहां पर भी जॉइंट होते हैं वहां वहां होगा। जॉइंट होते हैं, लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं, वहां वहां पे होगा। अब आपको ये भी फर्क पता होना चाहिए कि ये जॉइंट, ये लिगामेंट और ये टेंडन में क्या फर्क है, ये भी समझा ही देता हूँ। आगे जाके जब फिजियोलॉजी एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा मैं और डिटेल में समझाऊंगा, अभी इनिशियली समझा देता हूँ। देखो हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती है, वो दो हड्डियां जब एक दूसरे से मिलती है ना, तो उसके बीच वो दो हड्डियों को मिलाने के लिए एक लिगामेंट होता है। तो हड्डी जब हड्डी से मिलती है जिसके आधार पे उसे लिगामेंट कहते हैं। दूसरी बात, आपके जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स, तो आपके मसल्स यदि हड्डी के साथ मिलते हैं तो उन दोनों के बीच भी जोड़ एक होता है ना। तो उन दोनों के जोड़ को आप कहते हो टेंडन कहते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात कि दो हड्डियां एक दूसरे से जब जुड़ती है तो एक दूसरे से जब जुड़ेगी तो टकरा सकती है, बराबर। तो उसके बीच में एक गद्दी होती है और आसपास जैली पदार्थ होता है ना। तो जो गद्दी होती है उसे कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, कि जिसके आधार पे ये हमारा पूरा ढांचा चलता है। अब इन लोगों को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करें? तो इन लोगों को मजबूत बनाने के लिए किसके? जॉइंट्स को, जॉइंट्स के बीच के कार्टिलेज को, उसके पीछे का लिगामेंट, और लिगामेंट के बाद वो दोनों हड्डी और मसल्स जोड़ता है वो टेंडन। तो इनको उनको मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उनको मजबूत बनाने के लिए ये पवन मुक्तासन भाग 1 की सीरीज कर सकते हैं, है ना। जो वायु जहाँ पे ठहर जाता है वहां पे ये होता है। अब ये सारी मूवमेंट करते हुए फायदा ये होता है कि वायु धीरे धीरे वहां से निकल जाता है ना, इस प्रकार से ऐसा कहा गया है। अब इस समूह के आसन शरीर के जोड़ों को ढीला और मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। जो व्यक्ति वात रोग, गठिया, हाई बीपी, हृदय रोग या ऐसे रोगों से ग्रस्त है जिनमें श्रम साध्य व्यायाम की सलाह नहीं दी जाती है, उनके लिए ये आसन अति उत्तम होते हैं।
ये शरीर के जोड़ों में व्याप्त ऊर्जा अवरोधों को दूर करने में विशेष रूप से सहायक होते हैं। साथ ही ये सामंजस्य, आत्म सजगता और आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। अब ये अभ्यास करते वक्त कुछ चीजें ध्यान में लेनी चाहिए आपको, है ना। तो पहली है सजगता। तो अभ्यास 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। वास्तविक शारीरिक गतिविधि शरीर के विभिन्न घटक जैसे अस्थि जोड़, अस्थिबंध, मांसपेशी आदि के बीच पारंपरिक क्रिया एवं शरीर के अन्य अंगों के सापेक्ष होने वाली गतिविधि के प्रति सजगता और प्रत्येक पूर्ण आवृत्ति की मानसिक गणना। मतलब कि घुटने की मूवमेंट आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो घुटने की मूवमेंट करते वक्त कितनी बार कर रहे हो, मान लो 10 बार, तो गिनते जाना है 1 2 इस प्रकार से। तो गिनते हुए और सजगता कहाँ पे रखनी है, अपने घुटने में। ये करने से घुटने में क्या फर्क आ रहा है उसके प्रति ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त मन में उठने वाले विचारों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। जब ये आप ये हल्का फुल्का अभ्यास करते हो ना, तब दूसरी एक चीज खास आपके भीतर प्रकट हो जाती है और वो है विचार। अक्सर ये चीज का सामना आप करोगे अपने विद्यार्थियों को जब कराओगे, तब उनको आपको करवाना है इस प्रकार से, तो विचारों की गति थम जाएगी। उनको कहना है कि सांसों के साथ करें, तो सांसों के साथ करना है और शरीर के अनुभव करते हुए, तो विचार काफी सारे कम हो जाएंगे। तो मन में उठने वाले विचारों के प्रति भी सजग रहें। और अभ्यास की इस विधि से मानसिक शांति, संतुलन और एकाग्रता का विकास होता है। इससे भौतिक शरीर में सामंजस्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, सजगता और श्वास के तालमेल के साथ। तो ऊपर वर्णित शारीरिक गतिविधियों के प्रति सजगता के अतिरिक्त प्रत्येक शारीरिक गतिविधि को श्वास की गति के साथ लयबद्ध किया जा सकता है। ये हो सकता है कब, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, तब क्या करना है, हर एक श्वास प्रश्वास के साथ करना है। जैसे कि श्वास लेते हुए पैर सीधा करना है, श्वास छोड़ते हुए अंदर लाना है। तो सांसों को गिनते जाना है और करते जाना है। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुकून वाला अभ्यास होगा। इससे सारी गतिविधियां धीमी हो जाएगी, नो डाउट, परंतु मन की गति भी धीमी हो जाएगी, है ना। तो मस्तिष्क तरंगों की गति भी धीमी हो जाएगी। परिणाम स्वरूप विश्रांति और सजगता में वृद्धि हो जाती है। अमूमन वो लोग ही फरियाद करते हैं जॉइंट मूवमेंट करने के दौरान कि जो लोग श्वास प्रश्वास के साथ नहीं करते। वो सिर्फ मूवमेंट, जो लोग सिर्फ मूवमेंट के साथ अभ्यास करते हैं ना, वो अक्सर फरियाद करते हैं। कारण क्या है मैं आपको बताऊं। जब आप सांसों के साथ करोगे ना, अपने आप उसकी स्पीड धीमी ही रहेगी, है ना, अक्सर। क्योंकि सांसों के साथ यदि सिंक्रोनाइज कर रहे हो तो वो धीरा ही होना है। पर यदि कोई व्यक्ति सांसों के साथ नहीं कर रहा है तो उसे लगेगा कि ये क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस है, भले ही थोड़ी स्पीड में हो, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिए। जब भी कोई विद्यार्थी आपको कहे कि मैडम थोड़ा फास्ट नहीं कर सकते, तो उनको कहना है कि सांसों के साथ करो, तो फास्ट आपको ऐसा फास्ट करना है, ऐसा फीलिंग नहीं आएगी, बराबर। तो यह अभ्यास पद्धति शारीरिक और प्राणिक स्तर पर अधिक प्रभाव डालती है तथा शरीर में सामंजस्य लाने और उसे पुनः प्राणिक ऊर्जा से परिपूर्ण करने एवं आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्रत्येक आसन के साथ दिए गए निर्देश के अनुसार श्वसन करना चाहिए। साथ ही यदि अनुभवी अभ्यासी उज्जयी प्राणायाम की श्वसन पद्धति अपनाए तो अधिक लाभ होगा। मतलब कि कई लोग जब आगे अभ्यास चलता है तो इस प्रकार से अभ्यास करते हैं कि साथ में उज्जयी प्राणायाम को जोड़ते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग से करते हैं जनरली, साथ साथ में वो उज्जयी प्राणायाम को करते हैं, है ना। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के बदले वो उज्जयी प्राणायाम करते हैं, तो उससे और उनको आंतरिक लाभ होता है, अंतर्मुखी पना महसूस होता है। तो यह नाड़ियों में प्रवाहित होने वाली प्राण ऊर्जा को प्रभावी ढंग से जागृत और संतुलित करता है। तो हमने एक बात क्या बताई, एक तो शरीर के को अनुभव करते हुए, उस अंग को अनुभव करते हुए काउंटिंग के साथ करवाना है, एक। दूसरा, सांसों के साथ करना है, तो तीसरा, सांसों के बदले आप उज्जयी प्राणायाम के साथ करवा सकते हो। अब चौथी बात,
तो शरीर में प्राण के प्रवाह के प्रति सजागता के साथ प्राण को शरीर में झुंझुनाहट के रूप में अनुभव करना चाहिए। अभ्यास से आप इसके प्रति संवेदनशीलता हो जाएंगे। मानसिक रूप से इसके कारण हल्केपन के साथ एकाग्रता और भावनात्मक ताजगी और ग्रहणशीलता अनुभव करो। ये कैसे अनुभव होगा मैं आपको समझाता हूँ। जब आंखें आप खुली रखते हो ना तो आप ये अनुभव नहीं कर पाओगे, पर आंखें बंद रख के आप उस घुटने को, सपोज घुटने की मूवमेंट लेते हैं, तो घुटने की मूवमेंट करते हुए आप सांसों के साथ या तो उज्जयी श्वास के साथ आप अभ्यास करते हो तो उस समय आपको ये अनुभव जरूर से होगा, है ना। ये प्राण के प्रवाह को भी महसूस कर पाओगे तो और आपको सुकून वाला अभ्यास रहेगा। अभ्यास करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे एक प्रकार से ध्यान का अभ्यास भी हो जाएगा। अभ्यास के क्रम में विश्राम का क्या महत्व है? प्रत्येक 2 या 3 अभ्यासों के बाद शांति पूर्वक प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाइए। क्योंकि वर्तमान समय में लोग इतने वो नहीं होते हैं, इसीलिए आप ये अपनाना चाहे तो चाह सकते हैं, जैसी आपकी स्थिति है और दूसरों की जिसको करा रहे हैं उसकी स्थिति। तो प्रत्येक 2 या 3 अभ्यासों के बाद शांतिपूर्वक प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद कर ले और स्वाभाविक श्वसन के प्रति शरीर के जिन भागों में अभी गति हुई उनके प्रति और मन में आने वाले विचारों या भावनाओं के प्रति सजग हो जाइए। 1-2 मिनट के बाद पुनः अभ्यास प्रारंभ कर ले। इससे न केवल शरीर को विश्राम मिलेगा परंतु आंतरिक ऊर्जा तरंग और मानसिक एवं भावनात्मक प्रक्रियाओं के प्रति सजागता का विकास होगा। यह विश्राम काल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अभ्यास। आसन करते हुए किसी भी समय यदि थकान का अनुभव हो तो शवासन में विश्राम करें। कार्यक्रम के अंत में 3 से 5 मिनट तक शवासन करना चाहिए। कोई भी अभ्यास आप करते हो, कोई भी अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम का हो, आसन का अभ्यास हो, है ना, सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो, प्राणायाम का अभ्यास हो, ध्यान का अभ्यास हो, कोई भी अभ्यास हो, वो अभ्यास करने के बाद 5 से 10 मिनट शवासन जरूर से करें। और सभी चीजें यदि आप एक साथ कर रहे हो तो भी सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन का अभ्यास करने के बाद शवासन जरूर से करें। शवासन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रार्थना, ध्यान जो कर रहे हो। कहने का तात्पर्य है शवासन का बहुत ही महत्व होता है ना। जितना एक्टिव करने का महत्व होता है ना उतना रिलैक्स करने का भी महत्व होता है। तो दोनों चीजें करें। कई लोग यही गलती कर बैठते हैं कि मसल्स को एक्टिव करते हैं पर उसे रिलैक्स नहीं करते हैं, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो दोनों हमें संतुलन में लाना है, ये बात ध्यान में रखें। ऊर्जा बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी हो, ऊर्जा बढ़ाने के लिए योगाभ्यास नहीं है ना। ऊर्जा बढ़ाने के लिए योगाभ्यास नहीं है, ऊर्जा को संतुलित करने के लिए योगाभ्यास है। और उसमें सभी अंग आ गए, आपका आसन भी आ गया, प्राणायाम भी आ गया, प्रत्याहार की क्रिया शवासन भी आ गई, ध्यान भी आ गया, सब आ गया। संतुलन करने के लिए कर रहे हैं, बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो तो हर एक अपना अपना अभ्यास होता है जिससे ऊर्जा बढ़ती है किसी से और किसी से घटती है और किसी से स्वतः ही संतुलन में आती है। ऐसा प्रारंभिक स्थिति। तो पवन मुक्तासन भाग में प्रारंभिक स्थिति क्या होती है? समस्थिति। जैसे कि इस प्रकार से जो बैठे हैं वो, है ना। अभी मैं सीधा फटाफट जाऊंगा, ये हम कर चुके हैं इसीलिए मुझे कोई ज्यादा बात करनी नहीं है। हाँ, मैं सावधानी और बेनिफिट जरूर से अच्छे से कहूंगा, है ना। और वैसे भी अच्छे से ही करूंगा मैं, तो आपको काम में। तो सबसे पहले स्थिति हमेशा समस्थिति होती है। जैसे कि मैंने कल बताया था, हथेली रखो अपने हिप्स के पास में जमीन पर, ठीक है ना। या तो फिर जहां पे इस प्रकार से कही है, इस प्रकार से दोनों हाथ पीछे, आप अच्छे से देख रहे हो, स्पाइन एकदम स्ट्रेट है, पंजे बिल्कुल पास में है, अंगूठा एड़ी मिला हुआ। मैंने उस समय भी आपको
कहा था। फिर पहला अभ्यास जो है इन्होंने नीचे से ऊपर लिया है अभ्यास, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। तो पहला अभ्यास है पाद अंगुली नमन और गुल्फ नमन, ठीक है ना। ये हिंदी नाम है। आप सिर्फ अभ्यास जो है उसके बारे में ध्यान दें। वैसे भी ये जो पवन मुक्तासन की सीरीज है ये आपको प्रैक्टिकली काम में आएगा। प्रैक्टिकली मतलब जब आप किसी को करवाने जाओगे तब काम में आने वाला है ना। कोइंसिडेंटली ये जो अभ्यास है पूरा सा वो एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है ना, पर चूंकि जानना बहुत जरूरी है इसीलिए जानो। इसीलिए मैं कहूंगा कि हिंदी नाम जो आते हैं ना उसको जरा इग्नोर करो, मूवमेंट जो है उसे ठीक से याद रखो और उसकी डिटेलिंग याद रखो, ठीक है ना। तो पहली है पाद अंगुली नमन और गुल्फ नमन। तो पाद अंगुली नमन के लिए क्या करना है, उंगलियों को आगे स्ट्रेच करना है और पीछे स्ट्रेच करना है, पैरों की उंगलियों को, है ना। और दूसरा जो अभ्यास है उसमें क्या करना है, पंजे को पीछे की ओर करना है और आगे की ओर करना है। इंग्लिश में यदि बात करें तो अंदर की ओर जब लाते हैं तो उसे फ्लेक्शन कहते हैं और आगे की ओर ले जाते हुए तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का अभ्यास करना है पैरों के पंजे को, ठीक। सांसों के बारे में यदि बात करें तो पैरों की उंगलियों को पीछे की ओर झुकाते समय श्वास ले और उंगलियों को आगे की ओर झुकाते समय श्वास छोड़े, ठीक है ना। इस प्रकार से 5 से 10 बार कर सकते हो। सजागता कहाँ पे रखनी है, श्वास और गतिविधि के ऊपर, खिंचाव पर। दूसरा अभ्यास है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन के लिए पंजों को पास में रखें, पंजों को पीछे की ओर झुकाते समय श्वास लें, पंजों को आगे की ओर झुकाते समय श्वास छोड़े। तो सजागता कहाँ पे रखनी है, पंजे, टखने, पिंडली और पैर की पेशियों को या जोड़ों के खिंचाव के ऊपर, श्वास के ऊपर, करेक्ट। फिर गुल्फ चक्र, है ना। गुल्फ चक्र मतलब के रोटेट करना, पंजे को रोटेट करना। तो क्लॉकवाइज करना और एंटी क्लॉकवाइज करना। एक पैर को भी कर सकते हो, दोनों पैरों को भी एक साथ कर सकते हो। तो जो आपको अपने विद्यार्थी की जो स्थिति है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो करना क्या है कि पंजों को ऊपर की ओर ले जाते समय श्वास ले और नीचे की ओर ले जाते समय श्वास छोड़े। तो आधा चक्र श्वास लेना है और आधा चक्र श्वास छोड़ना है, इन शॉर्ट। तो श्वास और पैर को घुमाने के ऊपर ध्यान दे ना। पहले क्लॉकवाइज करना है फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है ना। तो इस प्रकार से करना है। फिर गुल्फ घूर्णन, अब ये मैंने कल नहीं करवाया था आपको, ये भी बहुत अच्छी मूवमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि कई लोगों को ऐसा होता है ना कि जो उनका जो ब्लड होता है ना वो नीचे की ओर जाता है पर ऊपर नहीं जा पाता है ना। वो उनकी समस्या होती है, क्या कहते हैं उसे, तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा होता है उनका, गुल्फ घूर्णन का। उसमें क्या करना होता है, राइट हैंड से अपने एंकल को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से राइट पंजे को पकड़ना है और उसे गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या 10 बार भी कर सकते हैं। पर याद रहे एक पैर से जितना करते हो दूसरे पैर से भी उतना ही करना है आपको, है ना। सजागता में भी यही रखना है, श्वसन में भी यही रखना है, आधा चक्र श्वास लेना, आधा चक्र श्वास छोड़ना। और यदि सांसों के साथ ऐसा सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तो आपको नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ भी कर सकते हो यह अभ्यास, ठीक है। सजागता, सजागता श्वास और पंजे को घुमाने के ऊपर। लाभ क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा कि पंजों और पिंडलियों के सभी आसन, अवरुद्ध लसिकाएं मतलब कि लिम्फ और शीरा रक्त को वापस ले जाने में सहायक होते हैं।
इस प्रकार वे थकान और ऐंठन को दूर करके थ्रोम्बोसिस से बचाव करते हैं। विशेषकर शल्य क्रिया के बाद शैय्याग्रस्त रोगियों में ये हो जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जब हमेशा लेटे ही रहते हो या हमेशा बैठे ही रहते हो तो ब्लड सर्कुलेशन का जो बहाव है ना वो ठीक से नहीं होता है। ब्लड नीचे तो जाता है पर वापस भी तो आना चाहिए ऊपर, वो नहीं जा पाता है ना, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन की कमी मतलब के मूवमेंट की कमी के कारण ऐसा होता है। तो उस समय ये अभ्यास बहुत काम में आएगा। दूसरा कि जब भी किसी का पैर सुन्न हो गया है ना, तो उस समय भी ये अभ्यास उनको बहुत काम आएगा, तुरंत इंस्टेंट फायदा होगा। कई लोगों का शरीर बहुत बढ़ गया होता है ना, हैवी वेट होते हैं लोग, तो हैवी वेट लोगों को भी अभ्यास अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो शरीर के भीतर जो नलियां होती है ब्लड की वो बहुत छोटी सी हो जाती है, उसमें जगह नहीं रहती है क्योंकि फैट डिपोजिशन बहुत होता है, तो उनको भी ये अभ्यास बहुत अच्छे से करना चाहिए, है ना, तो उनके लिए अच्छा है। फिर जानुफलक आकर्षण, इसमें क्या करना है कि अपने जो घुटने के जो नी कैप होते हैं ना, नी कैप, तो नी कैप को पीछे की ओर खींचना है और उसे रिलैक्स करना है, पीछे की ओर खींचना है नी कैप को और रिलैक्स करना। ये अभ्यास किसी के निगरानी में ही करें। कुछ हद से ज्यादा ही आपने उसे खींच लिया और डिस्टरबेंस हो गया तो वो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए ये अभ्यास किसी के निगरानी में ही करें, अपने आप ना करें। करना क्या है, नी कैप का स्ट्रेच रिलैक्स करना है आपको, है ना, संकुचन प्रसारण करना है। तो इस प्रकार से तो श्वास लेते वक्त संकुचन करें और श्वास छोड़ते वक्त घुटने की पेशियों को मुक्त करें, इस प्रकार से। ये ऑनलाइन में बता नहीं सकते ना इसे, इसलिए मैंने नहीं करवाया है आपको अभ्यास। जानू नमन, ये भी घुटने के लिए है। तो क्या करना है, श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए अंदर, तो एक पैर से करना है आपको और फिर एक पैर से होने के बाद दूसरे पैर से करना है आपको। पैरों को फैलाते समय श्वास लें और पैरों को मोड़ते समय श्वास छोड़े, इस प्रकार से सांसों के साथ करते रहे। सजागता क्या रखनी है, श्वास घुटने के मोड़ने तथा उसके संबंधित गतिशीलता और संतुलन के ऊपर ध्यान रखें। सावधानी क्या रखनी है, इस अभ्यास में अधिक श्रम लगता है ना। जो लोगों को घुटने की समस्या होती है ना, तो उनके लिए बहुत श्रम वाला अभ्यास होता है। दूसरा कि जिनकी एज बढ़ गई है उनको भी ये चीज होती है कि उनके लिए ये श्रमदायक अभ्यास है, परंतु आसन के अभ्यास से तो कम ही श्रम लगता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये अभ्यास करने योग्य है। यदि श्रम होता है आपको ये करने में तो मैं तो कहूँ कि आपको जरूर से करना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रैक्टिस में से एक है। दूसरी एक बात, नी रिप्लेसमेंट करवाया है यदि आपको, तो जरा डॉक्टर की राय ले ले पहले, है ना, अपने आप ना करें, उनको पूछ ले मैं ये कर सकती हूँ, तो वो यदि हाँ बोले तो करना है, नहीं तो नहीं करना। नी कॉन्ट्रैक्शन का भी ऐसा ही करना है ना, ध्यान में रखें। उदर की पेशियों की दुर्बलता, पीठ दर्द, हाई बीपी तथा हृदय रोग से ग्रसित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए या संभाल के करना चाहिए। अब जानू चक्र, ये आपके घुटने के पीछे के लिगामेंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, और घुटना जो नी कैप होता है, नी कैप के आसपास के जो मसल्स है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इसमें क्या करना है, पंजा जमीन पे रखना है, श्वास लेते हुए आधा चक्र ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आधा चक्र, तो क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 5-5 के 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले राइट से करना है, ऐसे ही लेफ्ट से करना है ना, इस प्रकार से। पैर को ऊपर ले जाते समय श्वास ले और नीचे ले जाते समय श्वास छोड़े। सजागता श्वास गति और पूर्णभूत बनने के ऊपर। चूंकि घुटने का जोड़ किसी सशक्त पेशी के सहारे बिना संपूर्ण शरीर का भार वहन करता है, उसमें चोट, मोच, अस्थि संधि, शोथ, गठिया होने की सबसे अधिक संभावना होती है।
तो घुटने के सभी आसन चतुशिरस पेशी और घुटने के जोड़ के चारों ओर से अस्थि बंधों को मजबूत बनाते हैं। ये आसन उपचारात्मक ऊर्जाओं को सक्रिय बनाकर घुटनों के जोड़ों में नवजीवन प्रदान करते हैं, है ना। जरूर से करें अभ्यास। आप जब अभ्यास किसी को थेरेपेटिकल वे में करा रहे हो ना, तो ये सारे अभ्यास आपको बहुत काम में आने वाले हैं, जबरदस्त, है ना। जब भी कोई अभ्यास काम नहीं करता ना, तब ये सारे अभ्यास बहुत काम करते हैं। ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप सोचोगे अब इनका इतना टूटा फूटा है या फिर इनकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में इनको क्या करवाऊं, तब आपको आंसर क्या मिलेगा पता है। ये सारी चीजें यदि ठीक से करी है और समझी है ना, तो आपको आंसर मिलेगा कि सूक्ष्म व्यायाम में करवा दो उनको, तो अच्छा रहेगा, तो उससे उनको बेनिफिट भी मिलेगा, है ना। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम पूरा सीक्वेंस करवा लेना है, फिर उनको स्टैंडिंग में थोड़ा ताड़ासन, तिरिक ताड़ासन, कटी चक्रासन, फिर पीठ के बल लेटा देना है उनको, फिर पीठ के बल थोड़े आसन करा देने हैं, शवासन, और फिर बैठ के थोड़े प्राणायाम कराने हैं। बेस्ट सीक्वेंस, हर रोज एक का एक कराओ तो भी उनको बहुत फायदा होगा, है ना। जबरदस्त बेनिफिट, 1 घंटा निकल जाएगा इसमें। फिर अर्ध तितली आसन, तो अर्ध तितली आसन एक एक पैर से करते है ना। तितली आसन कैसे करते हैं, दोनों पैरों से करते हैं, तो अर्ध तितली आसन एक पैर से करेंगे। तो लेफ्ट पंजे को राइट थैस के ऊपर रखना है, फिर घुटने को छाती की ओर लाना है, और फिर घुटने को जमीन की ओर प्रेस करना है। देखो कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, है ना, तो वो बात मैं यहाँ पे वापस डिस्कस करूंगा। श्वास लेते हुए धीरे धीरे घुटने को वक्ष की ओर ऊपर उठाए, है ना, और श्वास छोड़ते हुए घुटने को धीरे धीरे नीचे की ओर दबाएं और घुटने को जमीन पे स्पर्श कराने का प्रयास करें। फिर से श्वास लेते हुए घुटने को वक्ष की ओर, छाती की ओर ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए घुटने को धीरे से नीचे की ओर दबाएं, है ना, प्रयास करें। तो सजागता कहाँ पे रखनी है, घुटने के ऊपर, गुल्फ के ऊपर, नितंब जोड़ के संचालन के ऊपर और जांघ के भीतर, बाकी मांसपेशियों की विश्रांति तथा श्वास के ऊपर, है ना। ये कई लोग श्वास के बदले भी करते हैं, उस श्वास को साथ में नहीं रखते हुए कर सकते हो, और थोड़ी गति बढ़ जाएगी आपकी, है ना, इस प्रकार से। तो ध्यान लाभ, ध्यान के आसनों के लिए घुटने और नितंब के जोड़ को ढीला करने के लिए यह उत्तम प्रारंभिक अभ्यास है। कई लोगों को ध्यान का अभ्यास ही ज्यादा करना होता है, तो उनको यदि ये आसन का अभ्यास यदि इस प्रकार से अर्ध तितली की मूवमेंट करा दो तो वो अच्छे से कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ करवा ही लेनी चाहिए। यदि किसी को आधा घंटा या 1 घंटा आपको ध्यान का अभ्यास कराना है, तो आपको ये 2-3 आसन तो जरूर से करवा लेने चाहिए। तो क्या है कि वो अच्छे से कंफर्टेबली बैठ पाए, है ना। घुटने की मूवमेंट हो गई, फिर ये अर्ध तितली का अभ्यास हो गया, फिर अभी हिप रोटेशन भी आगे आएगा, वो प्रकार का करवा के शांति से बैठा रहना है हमको, है ना। जो लोग पैरों को मोड़कर सुखपूर्वक नहीं बैठ सकते हैं, उनको प्रतिदिन प्रायः और सायं अर्ध तितली आसन कराना जरूर से चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया से जानु की संधि सही ढंग से अपने स्थान पर आ जाएगी। अब श्रोणी चक्र मतलब कि हिप रोटेशन, श्रोणी मतलब हिप्स और चक्र मतलब गोल घुमाना, तो श्रोणी चक्र क्या करना है, ऐसे ही लेफ्ट पंजे को राइट थाइस के ऊपर रखना है। मैंने जैसे बताया था, ये कप जो है बनाना है, घुटने के ऊपर रखना है और हिप्स को रोटेट करना है, बराबर। तो आधा चक्र श्वास लेना, आधा चक्र श्वास छोड़ना। घुटने को ऊपर की ओर ले जाते समय श्वास लें, नीचे की ओर लाते समय श्वास छोड़ें। सजागता कहाँ पे रखनी है, श्वसन के ऊपर, घुटने के ऊपर,
गुल्फ और श्रोणी संधि के घुमाव के ऊपर क्लॉकवाइज करनी है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करनी है ना। ये बात जरा ध्यान में लें। लेकिन श्रोणी चक्र आगे पूर्ण तितली, हमने अर्ध तितली किया था, अब क्या करना है, पहले भद्रासन में आ जाना है, पंजे आमने सामने, फिर पैरों को चलाना है, करेक्ट। पूर्ण तितली आसन। कभी कभी है ना, नाम याद नहीं रखते हो, मतलब टीचर लोग नाम याद नहीं रखते हैं, अभी एक मौका है, अभी शुरुआत ही है आपकी, तो नाम यदि याद रखोगे ना तो कहीं पे किसी के सामने ऐसा नहीं हो जाएगी, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये बात जरा ध्यान में लेगी, तो नाम याद रख लो जरा, अच्छा रहेगा। पूर्ण तितली आसन, इसमें भी क्या होगा, आपके हिप्स और इनर थाइस जो मसल्स है उसमें अच्छा खासा खींचा हुआ तनाव आएगा और वो मजबूत हो जाएगा। गत्यात्मक अभ्यास है ये, है ना, तो 30 टाइम्स कर सकते हो आप। फिर वो करने के बाद क्या करना है, अपने हाथों से दोनों घुटने को नीचे प्रेस करना है, प्रेस करते हुए होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, 5 काउंट 10 काउंट, और फिर वापस रिलैक्स करना है, फिर वापस श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए प्रेस करना है, रोकना है, ऐसे 3 बार 5 बार कर सकते हो आप, राइट। श्वसन नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है, सामान्य श्वसन, बराबर। फिर सजागता, श्रोणी संधि गति और शिथिलता के ऊपर। समय कौन सी है, साइटिका और कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। लाभ यह है कि पद्मासन और ध्यान के अन्य आसनों के लिए पैरों को तैयार करने के लिए आवश्यक है। भीतरी जांघ की पेशियों में बहुत तनाव रहता है जो इन आसनों से दूर होता है। लंबे समय तक पैरों के खड़े रहने और लंबी सैर से उत्पन्न थकान भी इससे मिटती है। बहुत अच्छा अभ्यास है ये पूरा का पूरा अभ्यास। तो ये जो सारा अभ्यास था वो ये पूरा लोअर बॉडी का अभ्यास था। वापस इन शॉर्ट कर देता हूं मैं। हम समस्थिति में बैठ गए थे, उसके बाद में हमने पैरों की उंगलियों की मूवमेंट किया, फिर हमने पंजों को आगे पीछे किया, है ना, फिर उसे घुमाया गोल गोल, गुल्फ चक्र किया हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में हम घुटने के ऊपर आएंगे, सॉरी, फिर गुल्फ घोड़न के ऊपर जाएंगे। उसमें क्या करना है, राइट पंजे को लेफ्ट थाइस के ऊपर रख के उसे पंजे को गोल गोल घुमाएंगे, वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसे, गुल्फ घोड़न। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यदि ये आपको अच्छे से आता है या को विद्यार्थी कर सकता है तो आपको क्या करना है, नी कैप जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है ना, ध्यान से। फिर जानु नमन, जानु नमन मतलब घुटने की मूवमेंट करना है, सीधा करना है, अंदर लाना है, सीधा करना है, अंदर लाना है। उसके बाद में उसे गोल घुमाना है आपको, तो गोल घुमाया, जानु चक्र, वो भी सीधा और उल्टा। उसके बाद में अर्ध तितली किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट, अर्ध तितली। अर्ध तितली के बाद आपने श्रोणी चक्र किया, मतलब कि हिप रोटेशन किया, तो गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में पूर्ण तितली किया। पूर्ण तितली में 2 प्रकार की क्रिया की आपने, के पैरों को ऊपर नीचे किया, 30 टाइम्स कर सकते हो। फिर होल्डिंग के साथ करना है, प्रेस करना है घुटने की नी कैप को नीचे की ओर, होल्ड करना है इस प्रकार से। इसमें और 2-3 चीजें भी जोड़ सकते हो, जैसे कि पंजों को पकड़ के आगे झुकना, है ना, और वापस आना, ये भी आप कर सकते हो। उसके अलावा पंजे को, लेफ्ट पंजे को पकड़ना और राइट हैंड को ऊपर उठाना, जैसे त्रिकोणासन में उठाते हो हाथ, इस प्रकार से रुकना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, फिर ऑपोजिट हाथ, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे उसका अभ्यास नहीं है, वैसे जोड़ सकते हो इस प्रकार से। अब हाथों की मूवमेंट, अब आपकी जो उंगलियां है, जैसे पैरों में हर एक जॉइंट्स में होता है, ऐसे ही उंगलियों में भी ऐसे होता है,
अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, है ना, और जॉइंट्स होते हैं तो जॉइंट्स को ठीक से मूवमेंट भी मिलने चाहिए आपको। अब अमूमन क्या होता है कि सपोज कोई राइटी होता है तो उसके हाथों की उंगलियां की मूवमेंट अच्छी करती है, परंतु लेफ्ट से यदि आप देखने जाओ तो उसकी पकड़ ऐसी नहीं होती है जैसी वो राइट से होती है। तो इसीलिए ये सारी मूवमेंट करनी चाहिए भले ही समय जाए। वैसे ये सारी मूवमेंट तो आप ऐसे ही बैठे बैठे कभी भी कर सकते हो और जरूर से करनी चाहिए, है ना। तो करना क्या है, इसमें उंगलियों को बाहर की ओर फैलाना है, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए अंगूठा अंदर मुट्ठी पर। अब ये आप हाथ सीधा करके भी कर सकते हो, हाथों को घुटने के ऊपर रख के भी कर सकते हो, हथेली आकाश की ओर, है ना। और वेरिएशन अलग अलग करना है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के करो, हाथों को साइडवाइज करके करो, है ना। तो इस प्रकार से भी सारी चीजें कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उंगलियों को बाहर फैलाना, खींचना और श्वास छोड़ते हुए हिलाना, बस ये उसका फंडामेंटल है। हाथों को खोलते समय श्वास ले, हाथों को बांधते समय श्वास छोड़े। श्वास खिंचाव से उत्पन्न संवेदना और गति के ऊपर ध्यान दें। 10 बार कर सकते हो आप एक साथ अलग। मणिबद्ध नमन, मणिबद्ध नमन, है ना। ये अभ्यास क्या होता है, आपके जॉइंट्स यहाँ पे जो जॉइंट्स जो होता है उसके लिए ये अभ्यास किया जाता है। तो क्या करना है, हाथों को सीधा रखना है, इसमें हाथ सीधा करना ही पड़ेगा आपको। श्वास लेते हुए ऐसे पीछे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे, इस प्रकार से कहानी एकदम सीधी रखनी है। हाँ, ये मैं यहाँ पे नहीं कर सकता इसलिए मैंने ऐसे कहा। तो इस प्रकार से ऊपर की ओर मोड़ते समय श्वास ले और नीचे की ओर मोड़ते समय श्वास छोड़े। कई लोग इसे दूसरी प्रकार से भी करते हैं, जैसे कि हाथ ऐसे सीधा किया और ऐसे पीछे ले गए श्वास लेते हुए, फिर दूसरे हाथ से किया है, इस प्रकार से। ये भी अच्छी चीज होती है ना। परंतु योग की बात यदि कहे तो योग में प्रॉप्स यूज कर सकते हो, मतलब कि एक प्रकार का प्रॉप्स ही है, आप दूसरे हाथ से कर रहे हो तो, पर कंफर्टेबली अपने आप करो, दैट इज मोर बेटर कनेक्टेड टू योग की जो बातें हैं उससे। पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी कोई बात नहीं। श्वास कलाई और जोड़ और भुजाओं के अग्रभाग की पेशियों को खिंचाव के ऊपर ध्यान दें। अब मणिबंध चक्र, सेम टू सेम, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, हाथ सीधा करना है, गोल घुमाना है उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। उसमें वेरिएशन लाना है तो आप हाथों को फैलाकर भी कर सकते हो, हाथों को ऊपर करके भी कर सकते हो, पर दैट इज अ वेरिएशन, राइट। तो कुछ अलग दिखाने के लिए, कराने के लिए आप कर सकते हो, वो भी अच्छा अभ्यास है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपकी कलाइयों में, कलाई मजबूत होगी आपकी, तो वो बहुत अच्छा अभ्यास है। ये लोग कराते नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट को लगता है इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका शरीर मजबूत हो रहा है ना। तो कोई नहीं तो वीक में एक बार मंडे को तो जरूर से सारे अभ्यास करवा लेना चाहिए, ये बात जरा ध्यान में ले। फिर सेम कोहनी नमन, कोहनी नमन के लिए हाथ को अंदर लाना, श्वास लेते हुए सीधे करना, श्वास छोड़ते हुए अंदर लाना, है ना। तो एक हाथ से करना है, दो हाथ से करना है, जो आपको ठीक लगे, दोनों हाथ से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कई लोगों को जब एजेड लोग होते हैं ना, उनको ये सारी चीजें इजी वे में और इजी वे में करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको बताऊं। सपोज 70 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड, है ना, उन लोगों को यदि अभ्यास करवाना है ना तो बहुत सावधानी से करवाना पड़ेगा। फिर उनके साथ आप इनके साथ तो क्या होता है कि ऐसे कलाई की मूवमेंट करानी है ना, तो उसमें भी धीरे धीरे करवानी पड़ती है, या तो फिर कई बार उसे पकड़वा के ऐसे करवाना पड़ता है उनको, है ना। तो वो अपने अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप, and that's okay and that is a normal, right। तो ये कहानी नमन हुआ। फिर कहानी चक्र हुआ, देखो जैसे यहाँ पे एक हाथ से किया है ना उन्होंने, हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार से, तो दोनों हाथों से करना है, ऐसा गोल घुमाना है। देखो
जैसे आपके हिप्स का जो जॉइंट्स होता है ना वो 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, ऐसा ही ये जो शोल्डर का जो जॉइंट्स होता है ना वो भी 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। तो इसीलिए इसको गोल घुमाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, है ना। तो ये गोल घुमाना है आपको, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही दूसरे हाथ से, दोनों हाथों से एक साथ करना चाहते हैं तो क्लॉक एंटी क्लॉक एक साथ करें और फिर एंटी क्लॉक क्लॉक करें। 5 बार कर सकते हो। श्वसन, आधे चक्र में श्वास लेना, आधे चक्र में श्वास छोड़ना। ऊपर ले जाते हो तो श्वास लेना है, नीचे लाते हुए श्वास छोड़ना है। सजागता, जो मूवमेंट करते हैं वहां पे सजागता। श्वास के साथ कोहनी के जोड़ को घुमाते हुए कोहनी से ऊपर की ओर भुजाओं को स्थिर रखने पर, है ना, ये बात ध्यान में रखिए। स्कंद चक्र गोल घुमाना है, जैसे हमने बात की यहाँ पे 1 से किया था, बराबर, और यहाँ पे 2 से किया है, बराबर। अब गर्दन की मूवमेंट है ना, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, नीचे से ऊपर जा सकते हो या तो फिर ऊपर से नीचे जा सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो, है ना। मैं कई बार ऊपर से नीचे जाऊँ, नीचे से ऊपर जाऊँ, डिपेंड कि कैसे करना है। बाकी दोनों भी अच्छे वे है। उसमें भी यहाँ पे ग्रीवा संचलन में क्या करना है, ग्रीवा संचलन में गर्दन को नीचे झुकाना है और पीछे ले जाना है ना। दूसरी मूवमेंट करनी है, राइट से ले जाना है, वापस लाना है, लेफ्ट साइड झुकाना है, वापस लाना है ना। तीसरी मूवमेंट क्या रहेगी, राइट साइड पीछे जाना है, वापस लाना है, लेफ्ट साइड पीछे जाना है, वापस लाना है। चौथी मूवमेंट सब नहीं कर सकते। चौथी मूवमेंट यदि सब पूरी स्वस्थता है, गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गोल घुमाने वाली मूवमेंट कर सकते हो। गर्दन को नीचे झुकाना, राइट साइड पीछे ले जाना, लेफ्ट साइड पीछे ले जाके नीचे लाना और फिर एंटी क्लॉक करना, है ना। इस प्रकार से कितने चक्र कर सकते हैं, 2 चक्र, 3 चक्र, जो आपको ठीक लगते हैं वो कर सकते हो, राइट। पीछे की ओर झुकाते समय श्वास ले और आगे की ओर झुकाते समय श्वास छोड़े, राइट, इस प्रकार से। तो ये बात जरा ध्यान में ले, है ना। तीसरा जो मैंने कहा था, तीसरा और चौथा, करेक्ट। तो इस प्रकार से सारे अभ्यास करने चाहिए। सजागता कहा, श्वास और गति के ऊपर, दोनों के ऊपर ध्यान रखना है। सीमा, बुजुर्ग व्यक्ति और लो बीपी या हाई बीपी अथवा बहुत बड़े हुए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों को गर्दन के इन चारों अभ्यास को नहीं करना चाहिए। कब कब नहीं करने चाहिए, बहुत ही बढ़ चुका है, डॉक्टर ने मना कर दिया है मूवमेंट करने को, तब। साधारण साधारण होता है तो यदि करेंगे तो उनको अच्छा रहेगा, है ना। मोशन इज लोशन ऐसा कहते हैं, मतलब कि मोशन करो तो अच्छा रहता है। इन समस्याओं के लिए विशेषज्ञ का परामर्श लेना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों को गर्दन आगे झुकाने वाला अभ्यास नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स जो कहते हैं वो फाइनल है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम डॉक्टर नहीं है, हम योग टीचर है, तो कुछ चीजें हमें समझ में नहीं भी आएगी, डॉक्टर को आती है, डॉक्टर ने कह दिया नहीं करना है, बात खत्म, नो आर्ग्यूमेंट्स। शरीर के विभिन्न अंग उपांगों को जोड़ने वाली सभी तंत्रिकाएं गर्दन से होकर गुजरती है, इसीलिए देर तक मेज पर काम करने से गर्दन और कंधों की पेशियों में तनाव उत्पन्न होता है। ये आसन सिर, गर्दन और कंधों के आसपास के तनाव, भारीपन और कड़ेपन को भी दूर करता है, इसीलिए ये सारी मूवमेंट सारी करनी चाहिए, है ना। तो ये था पवन मुक्तासन सीरीज 1। आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका जरूर से अभ्यास करें। ये अभ्यास आपको हमेशा काम में आने वाला अभ्यास है, भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि मुझे अच्छी बात नहीं लग रही है कि वाईसीबी के सिलेबस में नहीं है, ये होना चाहिए आपके सिलेबस में अभ्यास, पर नहीं है तो हमने डाल दिया। तो इसका अभ्यास जरूर से करें और इसका जरूर से लाभ लें, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम जो हम स्टैंडिंग में करेंगे वो लाभप्रद है, 100% लाभप्रद है, परंतु पहले दिन से ही स्टैंडिंग में नहीं होता, है ना।
पहले दिन से यदि आप किसी को अभ्यास करवा रहे हो तो उनको बैठे हुए ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये बेहतरीन अभ्यास है। अभी भी मेरे पास टाइम कम था, नहीं तो मुझे आंखों का व्यायाम भी इसमें जोड़ना था, तो वो भी मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ना अपने प्रैक्टिकल के टाइम में, मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा और मैं आपको समझा भी दूंगा विशेष इंफॉर्मेशन के साथ, तो ये अच्छा है।